ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कई डीसीओं का तबादला हुआ है और सभी ने अपना अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। बोकारो डीसी राजेश कुमार सिंह ने भी पदभार ग्रहण किया है। आज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सुरेंद्र, उनके साथ सुरेंद्र का रुख करते हैं। सुरेंद्र, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कैसा एक्सपीरियंस उनका रहा है। क्या ये पहले दृष्टिबाधित आईएएस है? उन्हें कोई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा इस दौरान? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। इस वक्त हमारे साथ बोकारो के नए उपायुक्त, और मैं आपको बता दूं, जो भी दर्शक हमारे चैनल देख रहे हैं, वह बोकारो के ही नहीं, पूरे देश के पहले ऐसे उपायुक्त बने हैं जो दृष्टिबाधित हैं, और हमारे साथ वह हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस मुकाम पर कैसे पहुंचे हैं, कितनी कठिनाइयां हुई हैं। तो हमारे साथ बोकारो के उपायुक्त राजेश कुमार सिंह हैं। सबसे पहले सर, आपका न्यूज़ भारत में स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक चीज़ बताइए कि जो अभी आपको पोस्टिंग की गई है, उसको आपके लिए कितनी चुनौतियां और उससे कितना खुश है? नहीं, मैं तो बहुत प्रसन्न भी हूँ और साथ साथ इसमें चुनौतियाँ भी नहीं थे, लेकिन ऐसा कुछ मुझे चुनौती शब्द मैं नहीं कहूँगा इसको, लेकिन हाँ, ये मेरे लिए एक अवसर है। सर, यहाँ तक आने के लिए आपने काफ़ी लड़ाई लड़ी है। जब आप 2007 में आईएएस बने, उसके बाद 4 साल लगे, जो कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। उस समय आप पर क्या बीती थी? उस समय कैसे आपने वक्त काटा? देखिए, ऐसा होता है कि जब हम किसी संघर्ष में बिल्कुल तन्मयता के साथ जुड़े होते हैं, उस पर काम करते हैं, तो एक टफ टाइम होता है वो, लेकिन काफ़ी सहयोगी लोग भी रहते हैं। आप अंदर से काफ़ी जो है उसको लेकर उद्वेलित भी रहते हैं, उत्साहित भी रहते हैं। तो परिस्थितियों के अनुसार इंसान अपने आप को ढाल लेता है। तो चुनौतीपूर्ण चीज़ें रही हैं, और लेकिन वो मेरे लिए कहीं ना कहीं एक सीखने का भी जो है एक माध्यम रहा। और कैसे धैर्य रखना है, या फिर किस तरह से अपनी चीज़ों को रखी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत सॉफ्ट स्किल्स भी सीखने को मिलती हैं। और लेकिन हाँ, ये है कि एक विशेष मानसिक अवस्था से गुजरते हैं आप, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हो जाती हैं। तो आपकी आंखें गई हैं सर, क्या कारण रहा? किस दुर्घटना में, किस तरह से? जैसा कि हमें मालूम है कि क्रिकेट खेले तो उस वक्त चोट लगी थी। आंखें तो मेरी नहीं गई हैं, हाँ, मेरी ये कह सकते हैं कि दृष्टि जो है बाधित हुई है। तो नहीं, वो ये घटना थी एक मतलब खेलते वक्त आपको चोट लग गई, इस तरह की घटना किसी के साथ भी कभी घट सकती है। और मेरा मानना है कि अगर किसी के साथ घटती भी है या घटी है, उस व्यक्ति को इसे एक मतलब पूरी ताकत के साथ, हिम्मत के साथ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे इंसान को परिस्थितियां भी सिखा देती हैं। तो सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि जो भी चीज़ आए उसको जो है आप 100% जो है उसके सकारात्मक जो पहलू है उस पर ध्यान दें। नकारात्मक पहलू पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। जो आपका सफ़र रहा इस घटना के बाद भी, जो आप इतनी मेहनत कर कड़ी मेहनत कर आईएएस की तैयारी की है, उसको निकालने के बाद ऐसा सफ़र कैसा रहा और कितना मुश्किल था? नहीं, सफल बहुत मज़ेदार था। मुझे मुश्किल जैसे शब्द का कभी सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, इतना है, मित्रों का सहयोग, साथ, और वो एक समय होता है जब ऊर्जा से आप लवरेज होते हैं। कहीं ना कहीं आपके माँ बाप का प्यार और आशीर्वाद मिलता है, मित्रों का सहयोग मिलता है, और आपके जो गुरुजन वृंद हैं उनका निर्देश मिलता है। इन सब चीज़ों का सम्मिश्रण है आपका प्रयास, और आपको इस कारण से कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। और एक सफलता में कई सफलताएं छुपी होती है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। अवसर बड़ा है। मैं तो सबसे पहले झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को और हमारे मुख्य सचिव झारखंड सुखदेव सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने ये अवसर दिया बोकारो में एक
एक डिप्टी कमिश्नर के रूप में अपने कार्यों को का निर्वहन करने हेतु तो मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है और बहुत सारे लोगों के लिए एक सीख है, एक प्रेरणा है। इन्हीं शब्दों के साथ सर एक बात और कहेंगे सर, सरकारी जो विकास की योजनाएं हैं बोकारो शहर में, अन्य जगह भी हैं, इसको सर आप किस रूप में देखते हैं और कैसे इसको सर करेंगे? विकास की योजनाएं हैं तो उसको कार्यान्वित करने की जो रूपरेखा है उसमें निहित होती है और कार्यशैली की जो परिपाटी है, एक अच्छा टीम है बोकारो में। मुझे लगता है लोग बहुत संवेदनशील हैं, जुझारू भी हैं काम करने को लेकर। तो जो योजनाओं को जो है धरातल पर उतार लिया जाएगा। इसके लिए संकल्प की आवश्यकता होती है, परस्पर प्रयास की आवश्यकता होती है, उसमें कोई कमी नहीं होगी। और मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को मिल के काम करने की आवश्यकता है। एक चीज़ और सर, जिस तरह से वृद्धा पेंशन हो, PMY हो, इन लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती है, बिचौलिए के कारण उनको यहाँ तक लाभ नहीं मिल पाता है। अगर वैसे लोग की संलिप्तता पाते हैं तो उस समय सर क्या करेंगे? मैं बताया कि मैं स्वाभाविक तौर पर संवेदनशील व्यक्ति हूँ और कई बार इन परिस्थितियों से मैं भी गुजरा हूँ। जहाँ तक बिचौलियों का सवाल है तो मुझे लगता है अब चीज़ें काफ़ी नियंत्रित हो गई हैं। अब तो जो है DBT के माध्यम से सारी चीज़ें उन्हें प्राप्त होती हैं। मैंने भी महिला बाल विकास में संयुक्त सचिव के पद पे काम किया है और बहुत नज़दीकी से मैंने इन योजनाओं को देखा। तो मुझे लगता है कि पहले एक परसेप्शन बन गया है कि इस तरह की चीज़ बहुत ज़्यादा होती है या होती है। अब जो है सरकारी योजनाओं की खूबसूरती मुझे लगता है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसका कार्यान्वयन और उसका जो लाभुकों को लाभ मिलता है वो जो है 100% है। अगर उसमें प्रक्रिया के कारण किसी प्रकार की कह सकते हैं कभी कोताही भी हो जाती है, कई बार जटिलता उत्पन्न हो जाती है, तो इन सब चीज़ों को सुनने के लिए मैं हूँ, देखने के लिए हूँ, इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन सर एक बात और भी है कि जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है। कई बार ऐसी समस्याएं आपने भी सुनी होगी, तो उन लोगों के लिए सर क्या है आपके माध्यम से? नहीं, बेनिफिशियरी सिलेक्शन जो है एक कड़ी चुनौती है और वो विशेषकर इसलिए है कि जब हम लाभुकों का चयन करते हैं तो बहुत सारी जो सामाजिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ और कई प्रकार की परिस्थितियों का जो बदलता स्वरूप है उसका समावेश होता है और लोग आते हैं, कई बार मिलते हैं, कई बार नहीं होते हैं, दूसरी जगह पे व्यस्त होते हैं। कई बार जो है वो जिस आर्थिक जो उनका स्तर होता है तो उसमें नहीं कई बार जो है वो योजना के तहत उपयुक्त पाए जाते हैं। बहुत सारे कारक हैं इसके, कोताही भी हो सकती है, कई बार गड़बड़ियाँ भी होती हैं, तो सरकार काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को तो दुरुस्त करने के लिए जो है हम लोगों को भेजा जाता है और हम लोग इस कार्य को करेंगे। सर ये चुनौती कह सकते हैं हम लोग, चूँकि जिस तरह से कोविड की महामारी पूरे राज्य और देश में चल रही है और आए हैं, आज आपने निरीक्षण भी किया, तो सर इसके लिए किस तरह की आपके तरफ से तैयारियाँ हैं? नहीं, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक होकर काम करने की आवश्यकता है और वर्तमान में जो कार्य हो रहा है उसमें आप 100% योगदान देने की भी आवश्यकता है। और ये जो है अप्रत्याशित रूप से चीज़ें घटित हुई हैं, अब संख्या भी कभी कभी बढ़ने के संकेत मिलते हैं और इस समस्या के साथ कई अन्य समस्याएं भी इससे जुड़कर जो है उत्पन्न हो जाती हैं। तो बहुत ही इसको बहुत अलर्ट मोड पे काम करने की आवश्यकता है, एक टीम के साथ काम करने की आवश्यकता है और जो है कह सकते हैं कि संवेदनशीलता के साथ भी रहने की आवश्यकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि हम बोकारो एज ए आप कह सकते हैं
प्रशासनिक इकाई जो है बिल्कुल दुरुस्त है और तैयार है। इसका सामना हम लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में इसी तरह से। तो जिस तरह से बोकारो उपायुक्त ने कहा कि हम कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारा परिचर्चा जारी रहेगा। एक छोटे से अंतराल के बाद आते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र जुड़े हुए थे, शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए। देश के पहले दृष्टिबाधित डीसी राजेश सिंह से हमारे सहयोगी सुरेंद्र ने बातचीत की और एक प्रेरणा है ये सभी के लिए कि किसी भी तरह की परिस्थिति हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हर मुश्किल, हर समस्या का समाधान जरूर होता है, कोशिश करती रहनी चाहिए।